दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। भारत के प्राइम मिनिस्टर, आप झूठ बोल रहे हैं। यू आर लाइंग। आप झूठ कह रहे हैं। मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को, बल्कि मैंने वजीर दाखिला से भी कहा कि आप राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश से बहस मत करो, आओ दो दाढ़ी वाले मिलकर बहस कर लेंगे। मेरे एक सवाल का तुम जवाब नहीं दे पाओ। हमारी मां और बहनों ने सही कहा, मैं सलाम करता हूं। अगर आज एहतजाज नहीं करोगे तो याद रखो, कल तुम्हारे जनाजे उठाए जाएंगे। अरे जब जनाजा उठना ही है तो इज्जत के साथ हमारा जनाजा उठेगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे भारत में जिंदा रखकर मार नहीं सकती। मैं जिंदा रहने का सबूत दूंगा, और जिंदा रहने का सबूत यह है कि एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। कितनों को गोली मारोगे अनुराग ठाकुर तुम? मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर में गद्दार कौन है। तुम्हारी नजर में असदुद्दीन ओवैसी। मगर याद रखो अनुराग ठाकुर, तुम्हारी सरकार के बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम इतने तादाद में हैं कि तुम्हारी गोलियां हमको खत्म नहीं कर पाएंगी। मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं अनुराग ठाकुर, तुम किसी जगह की निशानदेही कर दो भारत में, मैं आने तैयार हूं। मारो मेरे सीने पर, मैं देखना चाह रहा हूं। मैं अपनी दुआओं को आजमाना चाहता हूं। अगर मेरी मौत अल्लाह लिखाए तो मैं जाऊंगा इस दुनिया से, मगर याद रखो, तुम्हारे बयानात मेरे दिल में अब खौफ नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में हमारी मां और बहनें जब रोड पर निकल कर आई हैं, तो मां और बहनों ने फैसला कर लिया है कि अब ये लड़ाई हम लड़ेंगे। अगर आपका मिनिस्टर बोल रहा है तो अनुराग ठाकुर नहीं बोल रहा है, वो नरेंद्र मोदी के अल्फाज अनुराग ठाकुर अपनी जबान से अदा कर रहा है। अरे तुम्हारी गोलियों से हम डरने वाले नहीं है। अरे जब हमारे बुजुर्गों ने सन 57 की जंग आजादी में हिस्सा लिया तो हमने फांसी के फंदे को चूमा। आज हम उनके जानशीन हैं। वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भी रगों में उन बुजुर्गों का खून दौड़ता है। तुम्हारी ये बबर भक्तियां, तुम्हारी ये गोलियां अब काम में आने वाले नहीं है, मगर अब तुम जान चुके हो कि अब तुम्हारे दिल में डर पैदा हो चुका। उत्तर प्रदेश में जब 20 दिसंबर को एहतजाज हुआ, तशद्दुद हुआ, हमने उसको कंडेम किया। उसी दिन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा, और 24 घंटे के अंदर 25 मुसलमानों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जिसमें एक सलमान नाम का बच्चा है बिजनौर का। उसकी मां मीडिया के सामने रो रो कर कहती है कि दिन में 16-17 घंटे मेरा बच्चा सिर्फ नमाज का वक्फा लेता और पढ़ते रहता, आईएएस की तैयारी कर रहा था। उत्तर प्रदेश की जालिम पुलिस आकर उस बच्चे को गिरफ्तार कर कर लेकर गई, और दूसरे दिन उसकी लाश उसकी मां को मिली। यह जुल्म हुआ है। सलमान नामी एक बच्चा, यूनुस नामी एक बच्चा अपने 7 महीने के बच्चे के लिए दूध लाने निकला, उसके बाईं आंख में गोली लगी, फौत हो गया। फिरोजाबाद का एक बच्चा, पेट में गोली लगी, अस्पताल को लेकर गए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस फिरोजाबाद के अस्पताल में जाकर डॉक्टरों को डराया, इसका इलाज मत करो। रिश्तेदारों ने भगाकर आगरा लेकर गए, 50-60 किलोमीटर दूर। आगरा की पुलिस को कह दिया गया इसका इलाज मत करो। मरता क्या नहीं करता, वो उठाकर दिल्ली लेकर आए। आगरा से दिल्ली 4 घंटे का सफर, दवाखाने में 4 घंटे के बाद वो बच्चा फौत हो गया। ये जुल्म हुआ उत्तर प्रदेश में। हमारे वजीर आजम इस पर एक जुमला नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि कपड़े देखकर निशानदेही करो, कपड़ों से इनको पहचाना जाता है। एक 15 साल का बच्चा, पुलिस स्टेशन में गरम गरम रॉड उसकी पीठ पर लगा दी गई, खून के फुव्वारे पीठ से निकले। वो बच्चा अपनी खूनलूदा शर्ट को जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के साबिका जज थे,
उनके सामने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने आकर कहा कि जज साहब, ये शॉट है, ये पीठ पे निशानी है जिस पर मुझे लोहे को जलाकर मेरी पीठ पर लगाया गया था। ये जुल्म हो रहा है और मैं बहैसियत भारत के मुसलमान के उन तकलीफ का इजहार कर रहा हूं और मैं करता रहूंगा। जामिया में मिनाजुद्दीन एक गरीब खानदान का बच्चा एलएलएम की तालीम हासिल कर रहा है। लाइब्रेरी में घुसकर दिल्ली की पुलिस ने उसको मारा। आज मिनाजुद्दीन अपनी एक आंख से महरूम हो चुका है। बच्चियों के हॉस्टल में घुसकर बच्चियों को मारा गया। मस्जिद में घुसकर सफों में सब खड़ी थी, मारा गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शल बरसाया गया, एक बच्चे का हाथ कट गया। बताओ फिर ये जुल्म नहीं तो क्या है मोदी जी? सुनो बीजेपी वालों, सुनो, मेरे सवाल का जवाब दो। जब जाटों ने एहतजाज किया तो 2000 करोड़ का नुकसान हुआ, किसी को नोटिस नहीं गई। गुजरात में पटेलों ने एहतजाज किया, 1800 पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, किसी को नोटिस नहीं गई। 14.5 लाख का नुकसान हुआ और आपने हमको नोटिस दे दी। वाह, क्या इंसाफ है आपका। बताओ आरएसएस वालों, क्या तुम्हारा सरसंघचालक एक वक्त का गुरु गोलवालकर ने नहीं कहा था कि भारत में अगर मुसलमानों को रहना है तो बगैर सिटीजनशिप के रहना है? यह भी चैलेंज कर रहा हूं मैं, प्रूफ करूंगा। और जो बात गोलवालकर ने 1935 के दहे में कही थी, आज उनके शागिर्द जनाब मोदी पूरा करने जा रहे हैं। तमाम बाशिंदों को एक पैगाम भिजाने के लिए, वतन अजीज के गयूर मां और बहनों को पैगाम भिजाने के लिए हमने फैसला लिया और हमने उस काले कानून के बिल को फाड़ा ताकि मुल्क में हरारत पैदा हो जाए, ताकि मुल्क का बाशिंदा खड़ा हो जाए। ये एनपीआर, एनआरसी, सीएए क्या है? ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दफा 14 और 21 के खिलाफ है, जो मसावात की बात करता है, जो इक्वालिटी की बात करता है। और भारत की पार्लियामेंट की 70 साल की तारीख में किसी ने भी इस तरह का काला कानून नहीं बनाया जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने काला कानून बनाया। इसको काला कानून हम इसलिए कहते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में 70 साल में कभी भी मजहब के नाम पर कानून नहीं बनाया गया कि मुसलमान को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी और माबाकी तमाम मजाहिब के मानने वालों को दिया जाएगा। ये बदनुमा दाग है भारत की पार्लियामेंट की तारीख पर। CAA is a black mark on Indian parliamentary form of democracy। मैं बड़ी फख्र के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि किसी भी हुकूमत ने इस तरह का बदनुमा और काला कानून नहीं बनाया जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर बनाया कि मजहब के नाम पर मुल्क को बांटने की कोशिश की जा रही है। क्या है एनपीआर? एनपीआर, एनआरसी एक सिक्के के 2 रुख है, याद रखो आप। एनपीआर ये होगा कि आज झूला मैदान के तरफ जितने बिल्डिंग हैं, गवर्नमेंट का एक सेक्शन ऑफिसर आएगा बिल्डिंग पर, नाम पूछेगा बताओ वारिस तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? वारिस नाम देंगे। उसके बाद वारिस से पूछेगा वारिस तुम्हारे माँ बाप कहां पैदा हुए, उनकी डेट ऑफ बर्थ बोलो। उसके बाद वो चला जाएगा, आधार कार्ड लेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्ट्रोल आईडी कार्ड। ये कहां पर कह रही है सरकार? एमएचए के वेबसाइट पर इन्यूमिनेटर्स मैन्यूल में रूल 1.4 से 1.7 पढ़ लो आप। और ये झूठ बोलते हैं मिनिस्टर पूरे बीजेपी के सेंटर के, कंफ्यूज करना चाहते हैं। सच्चाई तो तुम लिख चुके हो तुम्हारे वेबसाइट के ऊपर। बहरहाल जब वो ऑफिसर चला जाएगा, वो किसी ऑफिस में बैठकर उसको इख्तियार दिया गया है, उसको इख्तियार दिया गया है। सुनो आप, क्यों आज हम बैसे मुसलमान तकलीफ और परेशानी में आलम में है, क्यों हमको गम है? सुनो, सेक्शन 4 में कहता है कि वो किसी को भी डाउटफुल सिटीजन लिखेगा। सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 और 4, 5 पढ़ लो आप। डाउटफुल सिटीजन जब लिख देगा
किस बुनियाद पर लिखेगा किसी को नहीं मालूम। क्या रैशनल है, क्या स्टेप्स हैं, कुछ नहीं। उसका इख्तियार डिस्क्रिशनरी पावर्स दे दिए गए। वो सेक्शन ऑफिसर लिखेगा वारिस पठान इज डाउटफुल सिटीजन। उसके बाद वारिस को बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा, वारिस तुम्हारे लीनियज के डॉक्यूमेंट्स दो, तुम्हारे दादा कहां पैदा हुए थे, क्योंकि तुम्हारा नाम पठान है तो क्या वो अफगानिस्तान से आए थे। ये पूछेंगे, हंसने की बात नहीं है। और अगर वारिस नहीं प्रूफ कर सका तो एनआरसी है, वो एनआरसी हो जाएगा। और अगर वारिस प्रूफ कर दिया तो लिस्ट लगाई जाएगी झूला मैदान के बल्दिया के ऑफिस में, और उसमें कहा जाएगा कि नाम लिखा गया है वारिस पठान का, फेरोज का, फैयाज का। जिस किसी को आकर इनके नाम पर या लिस्ट के नाम पर ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्ट करो। बराबर जाएंगे ऑब्जेक्ट करने, क्यों नहीं जाएंगे ऑब्जेक्ट करने? ये संघ परिवार के जाएंगे ये लोग। जाकर जब नाम देखेंगे, वारिस का नाम, फैयाज का नाम, फेरोज का नाम, मुबीन का नाम, तो बोलेंगे इन नामों पर हमको ऑब्जेक्शन है, एतराज। अगर मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूं तो मुझे प्रूफ देना पड़ेगा ना कि क्यों ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्शन कर देंगे। उसके बाद फिर इनको बुलाया जाएगा, बताओ तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या है। ये अगर नहीं बताएंगे वो एनआरसी हो जाएगा, वो एनआरसी हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एनपीआर और एनआरसी एक चीज है। ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, रूल पोजीशन आपको बता रहा हूं। ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि 2010 में भी एनपीआर हुआ था, मगर 2010 में एनआरसी नहीं हुआ था। 2010 में 8 एडिशनल सवालात नहीं पूछे गए थे। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, ये होगा, अगर ये होगा तो कितनों का नामों का ऑब्जेक्शन होगा। मोदी की हुकूमत ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया 2015, उसमें कहा कि भारत में 28% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अब सुनिए, उस 28% में मोदी की हुकूमत कह रही है कि 40%, 40% मुसलमान और दलित के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, 44% आदिवासियों के पास नहीं है। बताओ, जब ये बर्थ सर्टिफिकेट पूछा जाएगा कहां से लाएंगे आप? ये एनपीआर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये गरीब हिंदुओं के खिलाफ है, ये दलितों के खिलाफ है, ये आदिवासियों के खिलाफ है। तो मैं आज के जलसे से भारत के पूरे गरीबों से कह रहा हूं कि तुम अगर वोट डालते हो तो भारत की जमहूरियत जिंदा रहती है। भारत की जमहूरियत, भारत की डेमोक्रेसी कोई दौलतमंद से जिंदा नहीं है। भारत की डेमोक्रेसी जिंदा है तो ये गरीब आवाम जो बैठी हुई है, उनके वोट डालने की वजह से भारत की जमहूरियत जिंदा है। अगर भारत की जमहूरियत को जिंदा रखना है तो एहतजाज करना पड़ेगा। अमित शाह कहते हैं कि इतना जोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग तक करंट पहुंच जाए। अमित शाह साहब, जब दबाने की बात आई तो सुन लो, आप कुछ भी दबा सकते हो, मगर हम दबने वाले नहीं हैं। हम जिंदा रहेंगे, यहीं रहेंगे, मरेंगे इसी सरजमीन में जाएंगे। भारत के कब्रिस्तान हमारी वफादारियों की निशानियां हैं, जहां पर हमारे बुजुर्ग सीना तान कर सो रहे हैं। और आज भी अगर अल्लाह उन खबरों को आवाज जबान देगा और हमको सुनने की ताकत देगा, तो भारत के कब्रिस्तानों से तुमको आवाज आ रही है कि मेरे जानशीनों, कभी ने इस जंग से मुंह नहीं मोड़ना। ये तुम्हारी बका की लड़ाई है, ये तुम्हारी शनाख्त की लड़ाई है, ये इस मुल्क को बचाने की लड़ाई है। तुम पीठ नहीं दिखाना। अरे अगर हम इस दुनिया में आए हैं अमित शाह साहब, एक ही बार जिंदा रहते हम बार बार पलट के नहीं आते। एक ही बार जब आए हैं, जिंदगी है। अगर मौत लिखी है तुम्हारी गोली पर, तो तुम्हारी गोली की वजह से मेरी मौत नहीं होगी। मेरी मौत होगी तो अल्लाह के हुक्म से होगी। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल्लु ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। शाहीन बाग, बार बार शाहीन बाग, बार बार कहना कि ये फुला है। एक कोई कहता है कि वहां पर ऐसा हो रहा है,
अरे मेरे दोस्तों, पैसों की बुनियाद पर 44 दिन तक खवातीन 5 डिग्री टेम्परेचर में एहतजाज नहीं करती है। मैं देता हूं दौलत, चलो तुम एक 10 दिन मुंबई में किसी जगह पर धरना देकर बताओ, मैं दूंगा तुमको। नहीं कर पाएंगे। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, अपने हौसलों को बुलंद रखिए। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या होगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हक और बातिल का मुकाबला होता रहेगा। अब हमारे मुल्क में तो हालात ये हो चुके हैं कि पूहा का भी मजहब हो चुका है, खाना भी। बीजेपी का मिनिस्टर कहता है पूहा, मैंने किसी को मजदूरों को खाते देखा तो बांग्लादेशी हो गए। मैं बीजेपी के लोगों से कह रहा हूं कि अभी हमारे फाजिल दोस्त ने बताया, एमएलसी साहब ने, कि महाराष्ट्र में जो शादी होती है वो बगैर पूहा के मुकम्मल नहीं होती। मगर ये क्या जाने शादी ब्याह, ये तो जिम्मेदारी का काम है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।